बिल्डर्स को ताज़ा तरीन मसाइल क्या दरपेश हैं। बिल्डर के पीछे तो इतनी एजेंसी लगी हुई है जितने मेरे ख्याल में नारकोटिक्स वाले के पीछे नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल हमारे से पीछे रहती है, पुलिस वाले हमारे पीछे रहते हैं, लोकल बदमाश हमारे साथ रहते हैं, एक्सटॉर्शनर्स हमारे पीछे रहते हैं। हम वो शहद हैं जिसके पीछे बहुत सारी मक्खियाँ बैक वक्त लगी रहती हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। हिस्सा देना ही पड़ता है सरवाइव करने के लिए एक बिल्डर को। जी, उसके सिवा हम कारोबार कर ही नहीं सकते। कराची में वो कौन सा खुशकिस्मत है कि जो 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहा हो और अपने घर बनाने के ख्वाब ना देख रहा हो, घर बना चुका हो। ये तो बड़ी कोई ऐसी कोई ख्वाब सी बात लगती है। कराची में ज़मीन की कीमत अनरीजनेबल हो गई है क्योंकि एक डिमांड बहुत है और सप्लाई शॉर्ट है। आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। आबाद क्या कर रही है? इख्तियार दे दें हमें। क्या इख्तियार चाहिए? मैंने कहा कि लोग कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि मुझे दे दें। अगर 1000 रुपये आपका या 1 करोड़ रुपये महीने का कलेक्शन कर रहा है ना ऑफिशियल, मैं उसको 10 करोड़ रुपये ले आऊँगा और 1 पैसा रिश्वत नहीं लूँगा, फ़ीस कम भी कर दूँगा। गाँव आदमी तो ये समझे कि प्रायोरिटी नहीं दी। कराची किया। इज़ नॉट द प्रायोरिटी। कराची से सिर्फ आपको पैसे चाहिए, चाहे वो टैक्स की मद में हो, चाहे वो अंडर द टेबल हो। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। घर बनाना, घर को आबाद रखना, कहने को दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन आबाद इस सिलसिले में क्या कर रही है, आज हम ये सवाल करेंगे। और बिल्डर्स को, डेवलपर्स को किन किन मसाइल का सामना है, मार्केट क्या कहती है। आम आदमी का दिल तो ये कहता है कि भाई एक घर हो, बहुत सस्ते में हो, बहुत अच्छा सा हो, फौरी मिल जाए, कब्जा मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होता है क्या? कितना सब्र आजमा होता है घर को बसाना, और कितना सब्र आजमा होता है घरों को बनाना। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम। आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाइएगा कि मैं बहुत सारे मौज़ूआत से पहले ये जानना चाहती हूँ, बिल्डर्स को ताज़ा तरीन मसाइल क्या दरपेश हैं, ख़ास तौर पर भत्ते की कॉल्स और इस किस्म के मामलात। ये कितना बड़ा चैलेंज है काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए? देखिए, बिल्डर्स को ताज़ा तरीन मसाइल कोई नहीं है, ये परमानेंट मसाइल हैं। इसमें कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। बिल्डर के पीछे तो इतनी एजेंसी लगी हुई है जितने मेरे ख्याल में नारकोटिक्स वाले के पीछे नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल हमारे से पीछे रहती है, पुलिस वाले हमारे पीछे रहते हैं, लोकल बदमाश हमारे साथ रहते हैं, लैंड वाले हमारे पीछे रहते हैं, एक्सटॉर्शनर्स हमारे पीछे रहते हैं। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुझे फ़ील होता है कि हम वो शहद हैं जिसके पीछे बहुत सारी मक्खियाँ बैक वक्त लगी रहती हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। अपना हिस्सा लेने के लिए। तो इससे क्या मैं ये नतीजा अख़ज़ करूँ कि आपको हिस्सा देना ही पड़ता है सर्वाइव करने के लिए एक बिल्डर को? जी, उसके सिवा हम कारोबार कर ही नहीं सकते क्योंकि देखिए बिल्डर की बिल्डिंग रोड पे खड़ी होती है। फ़र्ज़ करें 2 करोड़ का एक फ्लैट है और 200 फ्लैट हैं तो 4 अरब रुपए की सेल वैल्यू हो गई। हर आदमी समझता है कि वो जो बिल्डर है वही इसका मालिक है और ये 4 अरब रुपए उसके हैं। उनको ये शायद अंदाज़ा नहीं होता कि जो बेचारे बुकिंग करवाते हैं उनके पैसे से वो बिल्डिंग बनती है और जो प्लॉट लिया जाता है उसमें भी 4-5 लोग या पार्टनर होते हैं या बेचारे प्लॉट के मालिक से उधार लिया जाता है। और ये बताइएगा, जब इस सिलसिले में आपने बात की, बहुत बड़े फोरम्स के ऊपर आप अपनी आवाज़ लेके गए, फिर कुछ हुआ, चीज़ें बेहतर हुई? जी। परमानेंट मसाइल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकला? देखिए, ये तो जब से दुनिया बनी है ना और जब तक दुनिया रहेगी, अच्छाई और बुराई की जंग चलती रहेगी। सो देयर इज़ नो परमानेंट सॉल्यूशन। माय जॉब इज़ टू डू कांस्टेंट हैमरिंग। आपने जिन बड़े अशख़ास का नाम लिया, फील्ड मार्शल साहब से हम मिले थे, हमने अपना केस पुट अप किया, दीगर लोगों ने भी किया और उसके बाद कुछ बेहतरी आई। हाउएवर मैं फील्ड मार्शल साहब से भी लिख के भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुख्तलिफ चैनल पे भी करता हूँ कि उन्होंने ये पिछली मई में जंग जीती इंडिया से, बनियानुल मरसूस के नाम से, और अल्लाह ताला का बहुत करम भी हुआ और फ़ौजियों ने भी बहुत हिम्मत की, अपनी जानें भी दी। हम सारे एज़ एन पाकिस्तानी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। हाउएवर आज वक्त है माशी जंग का।
माशी जंग चलती है 365 दिन 24 घंटे, वो जंग चली थी 4-6 दिन, और इस जंग में हम बहुत पीछे हैं। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, सभी कहते हैं। तो ये जंग अगर जीतना है तो आपको कराची को चलाना पड़ेगा। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है और 13 साल से हमारे मुराद अली शाह साहब सीएम हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से बेहतर परफॉर्म करे ताकि उसकी नाम रहे, क्योंकि ये एक पब्लिक जॉब है। हाउएवर उनको अब तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी को उनको ले जाना चाहिए नेशनल असेंबली में, और यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने सीएम बन के आना चाहिए। जब बिलावल भुट्टो सीएम बन के आएंगे तो देखिए, हर पार्टी में धरे होते हैं ना, मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। जब बिलावल भुट्टो यहाँ के सीएम बनेंगे तो 7 करोड़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। 26 करोड़ लोग देख रहे होंगे, इंस्टीट्यूशन भी देख रहे होंगे, और उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। मुझे ये मालूम है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। हाउएवर देखिए, ये एक वो सीढ़ी है कि यहाँ जब वो 7 करोड़ लोगों के लिए परफॉर्म करेंगे तो यकीन माने 26 करोड़ लोग उनको सपोर्ट करेंगे, और इतना बड़ा पाकिस्तान चलाने के लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना लाजमी है। आप ग्वादर को भी विज़िट कर चुके, वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ों की आपने तारीफ़ भी की। हमारे देखने वालों को वो अच्छी चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि ग्वादर में की जा रही हैं, उन्हें कराची में भी इम्प्लीमेंट उसी तरह से होना चाहिए, उतनी ही दिलो-जान से होना चाहिए, ताकि यहाँ पे बसने वाले लोगों को थोड़ी सहूलत मिल सके, थोड़ा बिज़नेस स्पार्क कर सके, थोड़ी चीज़ें बेहतर हो सकें। देखिए, मैं ग्वादर गया था और मेरे साथ 20-25 लोग भी थे, और मुझे जान के, देख के, जाके बहुत खुशी हुई कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद मैं कहूँ कि मेन रोड्स तो कराची से बेहतर है। ठीक है, वहाँ पर एक बॉर्डर है जिसको कहते हैं बॉर्डर 250, और गब्त का कोई बॉर्डर है। वहाँ ईरान से बहुत ट्रेड हो रहा है, ईरान से चीज़ें आ रही हैं, एलपीजी आ रहा है, वहाँ से प्लास्टिक के दाना आ रहा है, पाकिस्तान से चावल जा रहा है, पाकिस्तान से फ्रूट जा रहा है। तो चूँकि हमारा और ग्वादर का कराची का डिस्टेंस 7-8 घंटे का है, और ईरान में एनर्जी सरप्लस है, हम एनर्जी डेफिशिएंट हैं, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो चीज़ें और वहाँ पर हमारा उनका बायलैटरल ट्रेड है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और जैसे ट्रेड चलेगा, बिज़नेस चलेगा, लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और ये जो गलतफ़हमियाँ हैं ये भी कम होंगी। मुझे वहाँ के जीओसी कमांडिंग ऑफिसर भी मिले, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वील गो ऑल आउट टू हेल्प यू गाइस टू डू बिज़नेस हियर। हम चाहते हैं कि लोकल पॉपुलेशन अपनी आमदनी कमाए, अपने प्रोफेशनल कामों में आए। इट्स अ लॉन्ग वे आई थिंक, बट फर्स्ट स्टेप नीड्स टू बी टेकन, और हमने ये तय किया, वहाँ तहैया किया, ऑल्दो हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का डेलीगेशन ले गए थे, कि हम अब अपना बिज़नेस ट्रेडिंग का वहाँ शुरू करेंगे, और लोगों को हायर भी करना शुरू करेंगे, लोकल्स को। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सिलसिले में काम हो रहा है? जी, काम हो रहा है। तो आपके जो दिमाग में कुछ फिगर्स होंगे कि भाई हमारी इंडस्ट्री के थ्रू, हमारी डेलीगेशन के और हमारी कोशिश के थ्रू इतने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, वो आइडिया बेसिक क्या है, और क्या आप उसके ऊपर मरहलावार काम कर रहे हैं? अभी तक कितना आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए? वैसे तो ये बड़ी मुश्किल किस्म के हालात हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो आपने स्टार्ट किया होगा, कुछ तो आप हमें बता सकेंगे। देखिए, हम जब वहाँ से होके आए ना, उसके बाद आपको पता है बलूचिस्तान के हालात मज़ीद चैलेंजिंग हो गए। जी। हमने वहाँ तय किया था कि हम जो 20-25 लोग हैं, एक अपना कंसोर्शियम बनाते हैं, एंड वील स्टार्ट इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग थ्रू दिस बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। बट अब जैसे आपने देखा होगा कि जंग भी हो गई थी। फिर मज़ीद तेज़ हो गई है, तो हम रुके हुए हैं। देखें, किसी का भी कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए हालात थोड़े से साजगार होने चाहिए। साजगार होने चाहिए। So we are waiting for the right time, although we have our made up minds, and inshallah we'll do it. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीदें तो हैं। अब मुझे ये बताइए आप, ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, एक तरफ ईरान में इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी जंग है छिड़ी हुई। हम इंडिया को हरा चुके हैं, और इंडिया अभी भी कम से कम करंट गवर्नमेंट के रहते हुए तो इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि दोबारा से थोड़ा-सा, कम से कम चुनाव से पहले वो फिर से कुछ जोर करें, आजमाई करे। ज़ोर आज़माई करें। ठीक है जी, तब भी देख लेंगे हम। लेकिन हालात का बेहतर होना 2 मुल्कों के दरमियान
उसका एक आम आदमी को जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस खित्ते के लिए। तो आप समझते हैं कि जब भी कभी नॉर्मलाइज़ हो चीज़ें तो थोड़े से रवाबित को इस तरफ भी आना चाहिए, दोनों तरफ का थोड़ा-सा बिज़नेस होना चाहिए, थोड़े से जॉब्स होंगे इस तरह से क्रिएट, लोगों के लिए आसानी होगी। देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, नॉट बीइंग पाकिस्तानी, ज़्यादती इंडिया कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। हमारे लोग जब इंडिया विज़िट के लिए जाते थे, वहाँ का इमिग्रेशन, वहाँ की पुलिस हाउंड करती थी, हॉनेस्टली। और हमारे यहाँ जब मेहमान इंडिया से आते थे, बहुत सुकून से रहते थे। और ये मैं आपको बात कह रहा हूँ इनिशियल मोदी साल के जब मोदी साहब आए शुरू में। अब तो जाना ही ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो गया ना, अब तो जाना आना रहा ही नहीं। अगर इंडिया की 1 बिलियन प्लस की आबादी, हमारी 25 करोड़ की आबादी, यहाँ पर हमारे साथ बांग्लादेश, आगे चाइना, ये ख़ित्ता अगर आपस में कोई सेटलमेंट कर ले, और पाकिस्तान बेवजह जंग चाहता भी नहीं है। कभी भी नहीं। पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान चाहता है कि बराबरी के हिसाब से हम बैठें और अपने मामलात हल करें। और मेरे ख़्याल में अगर हम ये कर सके तो ये 2, ढाई, 3, 4 अरब, ये इट्स 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ऐड 1-2 मोर कंट्रीज़, इंडोनेशिया। सो ये मोर देन 40-50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हम दुनिया की इकनॉमिक हालात तब्दील कर सकते हैं और सबकी तवज्जो इस खित्ते की तरफ मरकूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मोदी साहब के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ डाले कि वो ये 4 अरब लोगों को सबको उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। वहाँ उन्होंने चाइना से जंग रखी हुई है, यहाँ हमसे जंग रखी हुई है, अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपने प्रॉक्सीज़ डाले हुए हैं। तो ये पूरा रीजन डिस्टर्ब किया हुआ है। और अगर वो ये समझते हैं कि ये करके वो हेजेमनी ले लेंगे, आई थिंक नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान is not a piece of cake, and they have seen it, understood it, and I don't think so उनको कोई फिर दोबारा गलती करनी चाहिए। करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर मोदी किसको कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम कराची के प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं अब। देखिए, कराची की सड़क, कराची के आम आदमी के मसाइल और कराची का लॉ एंड ऑर्डर सबके सामने है। आप ये बताइए कि कराची में वो कौन-सा खुशकिस्मत है कि जो ढाई 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हो और अपने घर बनाने के ख्वाब ना देख रहा हो, घर बना चुका हो, बनाने चाह रहा हो या उसके लिए थोड़ी-सी सहूलत हो। ये तो बड़ी कोई ऐसी कोई ख्वाब-सी बात लगती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने जानने वाले भी आप जैसे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, 2-2.5 लाख भी कमाते हैं, उससे कम भी कमाते हैं और ज़्यादा भी कमाते हैं। कराची में ज़मीन की कीमत अनरीज़नेबल हो गई है, क्योंकि एक डिमांड बहुत है और सप्लाई शॉर्ट है। कानून ये है कि 126 गज से ऊपर का प्लॉट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑक्शन करेगी। और 1947 से अब हम 2027 में दाखिल होने वाले हैं, 6 महीने बाद, एक प्लॉट ऑक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, अब जब ऑक्शन नहीं हुआ और अपने जान पहचान वालों को अलॉट हो गया, अब उससे जब बिल्डर लेता है तो वो तो मार्केट प्राइस पे ही लेता है। और बिल्डर इज़ इनटू अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, वो पैसे लगाता है पैसे कमाने के लिए। तो देखिए, अब मुनासिब कीमत पे घर कैसे मिलेगा? मुनासिब कीमत पे घर मिलने के लिए गवर्नमेंट को अपना लैंड बैंक रिलीज़ करना पड़ेगा, उसको ऑक्शन करना पड़ेगा और उसके ज़रिए लोगों को मुनासिब कीमत पे घर देना पड़ेगा। वरना आप 2 लाख कहते हैं, मैं कहता हूँ अगर 5 लाख भी जो कमा रहा है वो अपने स्टैंडर्ड का घर नहीं ले सकता। जो 5 लाख कमा रहा है उसका बिजली का बिल ही 75,000 रुपये आ रहा है, उसका टैक्स कट रहा है, उसके बच्चों की फ़ीस है, उसकी एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती जा रही है और जिसकी वजह से 52% ऑफ कराचाइट्स आर लिविंग इन कच्ची आबादीज़, शैंटीज़ और इलीगल अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स। और डोंट फॉरगेट दैट कराची इज़ अ सिस्मिक ज़ोन। 40 गज पे 8 माले की बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसे ही इन केस ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर दिस विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। और अल्लाह ना करे इतनी अमवात होगी, और मैं समझता हूँ इसके सब वो लोग ज़िम्मेदार होंगे जो आज बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ लेके बैठे हैं।
और कर कुछ भी नहीं रहे, कर कुछ भी सही नहीं। समत में जा ही नहीं रहे। और इसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं इनको कहता हूँ मौत के सौदागर हैं ये लोगों को उनकी मौत बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं पोर्शन बना बना के, ना सरिया डाल रहे हैं प्रॉपर, ना सीमेंट डाल रहे हैं, ना क्यूरिंग हो रही है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई आर्किटेक्ट है, मतलब ना कोई प्लानिंग है, ना कोई बेटरमेंट में कोई फीस अदा कर रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। और आप पूरे इलाके चले जाएं, अगर आप कराची की हैं तो आप देखेंगे हर गली तबाह कर दी गई है, ऐसे ही है। हर गली तबाह कर दी गई है। पूरा एक कल्चर था, जी एक तर्ज था बेंगलोज का। उनको देखकर पता चलता था कि यहाँ पर 60 साल पहले पारसी आबादी हुआ करती जी। थी, या यहाँ पर क्रिश्चियंस रहते थे, ये मेमन कम्युनिटी के घर थे, ये उनका सेंस ऑफ लिविंग था। फिर फूल बूटे बनना, वो सारी की सारी चीज़ें वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही, बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी कर दिया, उसको प्रिजर्व भी नहीं किया, तो उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। कल्चर भी नहीं देखना, ना बचाना, ना लिविंग बचानी, ना देनी। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बताऊं, देखिए हमें ये भी समझना पड़ेगा, जिस हिसाब से कराची में पूरे पाकिस्तान से माइग्रेशन हो रहा है, तो शायद कोई अच्छी हुकूमत या मतलब बहुत अहल आप मिनिस्टर भी लगा दें तो वो भी नहीं केटर कर सकेगा। देखिए पहले एक ज़माने में कराची में माइग्रेशन होता था 70s में, टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंटायर पाकिस्तान, टॉप क्वालिटी इंडिविजुअल्स, आई मीन इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप क्वालिटी बिजनेसमैन। आज जो माइग्रेशन की क्वालिटी है, मैं गिजरी में के पास रहता हूँ, एक एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं। तो देखिए वो भी इंसान हैं, हम समझते हैं उनको भी सहूलियात हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि उनके आबाई इलाकों की तरफ रोज़गार के मौके दें ताकि लोग वहीं इंगेज हों। पूरा पाकिस्तान अगर कराची में उठ के आ जाएगा तो ये कैसे होगा? तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इंश्योर करना चाहिए कि ये जो लोग माइग्रेशन इतनी बड़ी तादाद में हो रहे हैं, इनको इंश्योर करें कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। क्यों लोग आ रहे हैं यहाँ? क्यों आ रहे हैं? दे आर कमिंग फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, एग्जैक्टली। देयर इज़ नथिंग एल्स। सब शायद बड़ी सिटी अपनी जगह होगी, हाउएवर सब आते हैं, कोई ड्राइवर आ रहा है, कोई कुक आ रहा है, कोई सफाई वाला आ रहा है, कोई हवाली आ रही है, कोई चौकीदार आ रहा है। ये गरीब लोग अपने लाइवलीहुड के लिए आ रहे हैं, आप वहाँ उनको मौके दे दें। वो क्यों अपने घर से दूर आएंगे? 6-6 महीने, साल-साल अपने बीवी बच्चों माँ वालिदैन से नहीं मिलते हैं। बिल्कुल गल्फ में जैसे कोई चला जाए, बिल्कुल अब्रॉड कोई चला जाए और फिर उसको आने में जाने में मुश्किल हो, और मैडम वो तो बिल्कुल अलग बात है। और कोई बहुत बड़ी तनख्वाहें भी नहीं ले रहे हैं। देखिए हम, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है तमाम गवर्नमेंट्स का कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे मौके नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। और इस सारे के सारे सिनेरियो को देखते हुए कोई बेटरमेंट्स आएंगी फौरी तौर पर, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जो इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं, वो जो मंजरनामा है और जो यहाँ के हालात हैं, इसके ऊपर तो हमने चलिए बात कर भी ली। अब मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं घर की, जब हम बात करते हैं घर को बनाने वाले की, तो ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा मजबूर जो तबका है वो बिल्डर्स ही हैं, डेवलपर्स ही हैं। परेशानियाँ सारी उन्हीं को है। आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। आबाद क्या कर रही है? इख्तियार दे दें हमें। क्या इख्तियार चाहिए? मैंने कहा कि लोग कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि मुझे दे दें। अगर 1000 रुपये आपका या 1 करोड़ रुपये महीने का कलेक्शन कर रहा है ना ऑफिशियल, मैं उसको 10 करोड़ रुपये ले आऊँगा और एक पैसा रिश्वत नहीं लूँगा, फ़ीस कम भी कर दूँगा। इतना बड़ा लीकेज हो रहा है और वो आप इस्तेमाल करें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने को, हेल्थ कार्ड दे दें पूरे सिंध में, बच्चों की स्कूलिंग बेहतर कर दें। देखिए बात ये है कि कभी कभी तो मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध का ना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर के लोग और गवर्नमेंट अपने रिसोर्स मिला के काम करती है, कि मेरे ख्याल में हमें रेगुलेटर्स को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पब्लिक को दे देना चाहिए कि वो खुद चलाएं और अपनी वहाँ से जो भी फीस है, इनकम है, वो आप ले लें। क्योंकि जो मामलात हैं ना, ये मामलात मुझे ऐसा लगता नहीं कि किरण हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस ये गैंग्रीन फैल गया है, इसको ऑपरेशन करके काटना पड़ेगा। आई एम टेकिंग द हार्शेस्ट वर्ड, गैंग्रीन है। और अगर इस मुल्क को बचाना है, इस सूबे को, इस कराची को आगे ले जाना है, देखिए दिस इज़ द थर्ड नॉन लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, 5th डर्टीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड।
ये कोई अच्छी बातें हैं? हम्म, ये मुझे बताइए, बिलावल साहब भी सुनते होंगे तो उनको क्या खुशी होती होगी? किसी को नहीं, आपको होती है, मुझे होती है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है ना, वी ऑनेस्टली। और हमें बेबसी ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। आज अल्लाह ने उनको ताकत दी है ना, वो पीपल्स पार्टी के हेड हैं। मैं बोलता हूँ ही शुड टेक दिस चैलेंज। वहाँ पर भी तो मरीम नवाज कर रही है ना, कर रही हैं, वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब सीएम रहे, परफॉर्म किया तो पीएम बने। ऐसे ही। अब हमारे नवाज शरीफ साहब सीएम रहे, परफॉर्म किया, पीएम बने। तो ये भी हैंड देखिए, 7 करोड़ लोगों की अगर आप, मैं बोलता हूँ एक आदमी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें ना, तो शायद आपका मगफिरत का ज़रिया हो जाएगा। अल्लाह। इनके पास तो 7 करोड़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने का मौका है। तो नहीं सुन रहे ना। और यहाँ आप देखिए ना, ये एक के बाद एक जो है वो सीएम को मिलता रहा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने लग गई। ये हाल हो गया। देखिए, मेरा मेरा अपना कहना है, हमारा काम है बोलते रहें। हमारा काम, देखिए हम बोल और कर क्या सकते हैं। और मैं अपने तमाम ट्रेड बॉडीज़ के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन और दीगर एसोसिएशन को भी बोलते हैं कि यू नीड टू स्पीक योर माइंड आउट। एटलीस्ट। अगर आप कुर्सियों पे बैठे बर्जमान हैं और आप सच भी नहीं कहेंगे या सच बोलने में शाय होंगे या बहुत लफ्ज़ों का चुनाव करेंगे, तो ये हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, जिसके लिए हमें लोगों ने इलेक्ट करके यहाँ बिठाया है कि हम उनके सेंटिमेंट्स कन्वे करें। बहुत ही ये अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है, अच्छा ख्याल है आपका। अब मुझे ये बताइए, ये जो वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम है, इसको आप कितना बेहतर समझते हैं? इसमें आप क्या देखते हैं? क्या वाक़ई ये एक ख्वाब है जो दिखाया जा रहा है, या कुछ हो भी सकता है एक आम आदमी के लिए? देखिए, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत खुशाइन है। ये पहले इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस की थी और उन्होंने अप टू 5 मिलियन 5% पे दिए थे। उस वक्त डॉलर शायद 150 रुपए का था, जी। अब 280 का हो गया। इन्होंने पहले ही 20 लाख कर दी थी। हमने कहा 20 लाख में मिलेगा क्या? अब उन्होंने इंक्रीज़ करके इसको 1 करोड़ रुपए कर दिया है और 5% पे 10 साल के लिए फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। मैं समझता हूँ आप जैसे नौजवान लोग या वो तमाम मर्द और औरत जिनका पाकिस्तान में घर नहीं है, उन्होंने ये ज़रूर अवेल करना चाहिए। डोंट मिस इट, इट वोंट कम अगेन एंड अगेन। 5 लाख मकानों की ये फाइनेंसिंग होने जा रही है, इससे फ़ायदा उठाएं। ये उन लोगों के लिए है जो आज तक पाकिस्तान में अपना घर नहीं ले सके या बना सके। रहते रहते जितना आप किराया देंगे उतनी इंस्टॉलमेंट होगी और आपका 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स योर हाउस विल बी फ्री। इससे क्या होगा, एक तो आपका मकान मिल जाएगा। मैं आई विल शेयर यू अ वेरी वेरी गुड सक्सेसफुल स्टोरी। प्लीज़। मैंने शारा फैसल पे एक बिल्डिंग बनाई। एक नौजवान मेरे पास आया, उसने मुझसे 1.5 करोड़ रुपए में फ्लैट लिया। 1 करोड़ उसने मुझे दिए और 50 लाख रुपए ये लोन लिया। 42,000 रुपये किस्त थी, ये इमरान खान के ज़माने में। और आज 5 साल बाद वो फ्लैट की कीमत है 6.5 करोड़ रुपए। माशाल्लाह। उसको वहाँ से 2.5 लाख रुपए रेंट मिलता है और किस्त है 42,000 रुपये। मुझे बताइए, क्या कोई नौजवान इस किस्म की वेल्थ जनरेट कर सकता था? ये इसी तरह मुमकिन थी। इसी दुनिया में इसी तरह हो रहा है। हुँ। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, मिडल ईस्ट में भी हाउसिंग फाइनेंस 5% पे मिलता है। सो प्लीज़ टेक इट। ये करना चाहिए। चलिए, ये तो अच्छा मशवरा आ गया। बहुत ही सीधा-सीधा सा करके आपने बता दिया, मुश्किल सी बात थी। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे बिल्डर्स जो, चलिए ठीक है, मैंने बड़ी मासूमियत को जो है ना कंसिडर भी कर लिया कि वो तो पैसे लेते हैं घर के लिए और फिर उसके बाद में वो बनाते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं, दे देते हैं उसका कब्ज़ा। तो ऐसे भी बिल्डर्स की बहुतात है कि जो स्ट्रक्चर बनाकर बैठे हुए हैं, वो कंप्लीशन पे नहीं पहुँच रहा। कब्ज़ा देना तो छोड़ ही दीजिए, जो प्रॉमिस किया उस मुद्दत में दिया नहीं। अब बताइए, जिसने इतने पैसे लगाए वो कहाँ जाए, कहाँ शिकायत करे? और ऐसे बिल्डर्स को आप लोग पूछते हैं? जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे यहाँ आबाद में एक कमेटी है, कंप्लेन कमेटी, जिसमें हमारे आबाद के 5-7 सीनियर मेंबर्स हैं। हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं इस किस्म की, या डिलेज़ की या एस्केलेशन की या कैंसलेशन की, क्योंकि सिर्फ डिले नहीं है, बिल्डर कैंसिल भी कर देता है 2 इंस्टॉलमेंट नहीं आए, एस्केलेशन भी मांग लेता है। तो वहाँ पर ये कमेटी मामलात सुनती है, 2 से 4 महीने लगते हैं। और उस 85% जो हमारे पास केसेस आते हैं, उसमें से 90% या 95% फैसला अलॉटी के फेवर में होता है, और विदाउट 1 रुपी, विदाउट 1 रुपी। कोर्टों में जाके आप 20 साल घूमते रहेंगे, फैसला नहीं होगा। यह फ्री में होता है और हमारा झुकाव अलॉटी की तरफ है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि हम समझते हैं अगर मैं 400 फ्लैट बना रहा हूँ
और मुझसे जिसने एक फ्लैट लिया उसने अपनी सारी ज़िंदगी की आमदनी मुझे एक कागज़ पे बने हुए नक्शे पे दी है। तो हमारा झुकाव उसकी तरफ होता है और हम इंश्योर करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। अगर कोई नहीं मानता है बिल्डर, फिर हम उनको सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करने के बाद उनको रस्टिकेट कर देते हैं, वो सिंध में उस नाम से काम नहीं कर सकता। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छी कमेटी है और वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है। हाउएवर मैं आपके नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि किसी की भी कंप्लेंट्स आएँ तो आबाद ज़रूर भेजिए और अपना मकान ख़रीदने से पहले हम 25 लाख की गाड़ी भी लेते हैं ना, तो 2000 रुपये डेंटर को देते हैं, देखो कोई डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं है, एक्साइज से चेक करवाते हैं एक डॉक्यूमेंट। तो बराए मेहरबानी जहाँ भी मकान ख़रीदें चेक कराएं कि उसका नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल से पास है कि नहीं, सेल एनओसी है कि नहीं, ये चेक कराएं कि वो आबाद में रजिस्टर्ड है कि नहीं। कानून ये है कि आबाद के बगैर सिंध में कोई काम नहीं कर सकता है। ये पब्लिक सेल प्रोजेक्ट, और पब्लिक सेल प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फ्लैट या दुकानें हो, वो नहीं कर सकता। तीसरा, उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। आप ज़रा देखें ना, उसने पहले कौन सी 2 4 5 बिल्डिंगें बनाई हैं, डिलीवर की हैं, नहीं की हैं, क्या उसकी प्लम्बिंग के हालात हैं। वहाँ की बिल्डिंग में चले जाएँ तो चैटर बॉक्स की तरह सब आपको सब बता देंगे। थोड़ा सा हमने ग्राउंड वर्क करना है। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो देखिए 85% आप बच जाएंगे फ्रॉड से। 85%। आप बात को भी लिख दें कि ये आपका मेंबर है या नहीं, ये मुझे बेच रहा है, ये बेच सकता है कि नहीं। थोड़ा सा हमने भी तो काम करना है ना। देखिए कंज्यूमर अच्छा बन के दिखाएं, थोड़ा सा उस अप्रोच के साथ मिल हाँ, रहा है। और मैं आपको बताएं, हमारे यहाँ कोई रिश्ता भी आता है ना तो हम तहकीक करते हैं ना, ये तो आप सारी ज़िंदगी की आमदनी किसी को दे रहे हैं, जमा पूंजी दे रहे हैं, आमदनी क्या जमा पूंजी दे रहे हैं। थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना हमारे लोगों का भी ज़रूरी है। और ये जो आम लोगों के साथ में हो जाता है, क्या बिल्डर्स के साथ भी होता है कि भाई एक ज़मीन है, वो 4 लोगों ने खरीदी हुई है, क्या कहलाती है वो कराची में आजकल फाइल डबलिंग करके कुछ कहते हैं जी उससे। जी जी तो बिल्डर्स भी इसका शिकार होते हैं कभी? बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए स्कीम 23 और स्कीम 33 23,000 एकड़ पे है और अलॉटमेंट है 75,000 एकड़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो यानी एक फाइल की 3 फाइलें बनी हुई हैं। क्या करें? देखिए इसीलिए हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ये बहुत ज़रूरी है। कौन सरमायाकारी करेगा जब मेरे जैसा आदमी हु इज़ बॉर्न ब्रॉट अप हियर, पढ़ा यहाँ हूँ, 5 बार आबाद का वो ऑफिस बेरर रहा हूँ, मैं डरता हूँ खुद करने को। यार मैं शुरू करूँगा, कल कोई और ओनर आ जाएगा। एक प्लॉट मैंने लिया, कुछ पैसे दिए, जब जाता तो एक नया आदमी आ जाता कि भाई मैं ओनर हूँ। अरे भाई कहाँ से आप ओनर हैं? नहीं भाई मैं ओनर हूँ, कोर्ट में केस करूँ। एक केस हुआ, 2 हुआ, तीसरे में मैंने जिससे लिया उसको बोला भाई आप लैंड ले लो, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए नहीं, अल्लाह। ये कैफियत है। ये बताइए कितना ख़तरनाक है। और अगर डिजिटाइजेशन की बात करें, हम इसको आज से स्टार्ट करें, तो कितना टाइम लगेगा चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करते करते हुए? मैं ये समझता हूँ अगर आज से हम सारे स्टेक होल्डर्स नियत बना लें कि करना है तो इट वोंट टेक मोर देन अ ईयर। साल भर में? साल भर में हो जाएगा। हावेवर मैं मतलब हमें डंडे की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं ना। ये रिकॉर्ड वीक होने में बहुत से लोग बहुत सा पैसा बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्लॉट के 3 फाइलें, तो 2 तो झूठे ही हैं ना उसमें। तो वो झूठे लोगों की जब दुकान बंद होगी तो रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस आएगा तो आपको कोई ऐसा ऊपर ओनरशिप चाहिए, गॉडफादर चाहिए कि जो बोले नहीं यार जो सही है वही होगा। हम्म। और इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे आना शुरू होगा या उसको भी थोड़ा सा टाइम है? देखें जैसे अगर होने लगेगी ना तो एक बज़वर्ड मार्केट में चला जाएगा कि यार ये चीज़ें सही होने जा रही हैं, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि बिलावल साहब शुड टेक द लीड। देखें हर पार्टी में डिविजन्स है, वो आएंगे और उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा ना सिंध में, वो कोई उसको अपोज नहीं कर सकेगा। जो कर रहा होगा 2 नंबरी वो उनके सामने एक्सपोज आउट हो जाएगा। वो तो सीएम बनने के लिए पूरी लाइन लगी हुई है कि शाह साहब हटे तो फिर मैं, तो फिर मैं, तो फिर मैं, फिर मैं, तो नहीं मैं ये फिर कहता उसमें हूँ, ये कैसे कर पाएंगे, नहीं आ कैसे मैं पाएंगे? ये कह रहा हूँ कि एक दिन और आ जाए ना 5-7 साल। हम्म। देखिए ये नसीब वालों को मिलता है कि 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना। आप आप जानती हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 7 करोड़ कहना आसान है। 7 करोड़ मेरे ख्याल में इस दुनिया में 150 मुल्क 60 करोड़ के नहीं होंगे। इनके पास तो चांस है, इनकी वालदा प्राइम मिनिस्टर है, इनके नाना प्राइम मिनिस्टर है, इनके वालिद प्रेसिडेंट हैं।
he can deliver, he should deliver, he will deliver. And we all should speak out कि business community भी साथ खड़ी रहेगी as an technocrat, come and do it. सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, जब नौजवान चीज़ें बेहतर करने जी निकलेंगे। देखिए नज़र आना शुरू हो जाएगा ना। हालांकि सिटिंग सीएम में मुराद अली शाह साहब सबसे क्वालिफाइड आदमी है, ही इज़ अ फॉरेन क्वालिफाइड इंजीनियर। मैं समझता हूँ बट वो जो हर पॉलिटिकल पार्टी में खिंचाव होता है ना, यहाँ पर भी है अब तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है। जी। तो ये ख़त्म होने के लिए एक जने और आ जाएं, लोगों की लाइफ बेहतर करें और आगे बढ़ जाएं। लोग मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं, बड़े जज्बात में आके बात करते हैं। आजकल बड़े जज्बात में आके बात की जा रही है कि ना एक से ज़ायद जो है ना वो टुकड़े होने चाहिए हैं। मुख्तलिफ ये 4 सूबे से काम नहीं चल रहा, तो एक सूबे में 4 सूबे होने चाहिए, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। जब ये हाल है, तो फिर मज़ीद लोग काम करने वाले कैसे सामने आएँगे? और आपको लगता है कि भई हाँ, ये भी कोई सॉल्यूशन है या यही सॉल्यूशन है? देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ, anything which improves the quality of life of 70 million people in Sindh and 260 million in Pakistan, हमें इससे अब पाकिस्तानी का कोई दिलचस्पी नहीं कि 26वीं तरमीम, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं जो भी तरमीम करना है कर लें। हमें हमारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर चाहिए। बस। हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं, हम जाते हैं, हम देखते हैं, यकीन माने हमें तकलीफ़ हो रही है। हम अपने लीडरशिप से, हम अपने फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी से, हम अपनी जुडिशरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई भी सोल्यूशन निकालें। आज आप लोगों के पास अथॉरिटी है ना, तो उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। बिल्कुल। वी वांट द रिज़ल्ट। हमारा पॉलिटिकल एंगलिंग नहीं है, बट हम इस किस्म से लोगों को सफ़र होता हुआ नहीं देख सकते। हमें लगता है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। आप यकीन कीजिए, सिर्फ लाहौर ही चले जाओ, वहाँ पर जब आप मोबाइल लेके घूमते फिरते हैं सारे में बहुत इजीली, वहाँ दरख्त काटना आसान नहीं है। अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, वो फूड क्वालिटी को इंश्योर करते हैं और करते हैं। उनके लोग आते हैं, विजिट्स करते हैं। यहाँ पर तो मेरे ख्याल में कोई 5-6 साल पहले कोई आखिरी विजिट हुआ होगा, चीज़ें देखी गई होंगी। ठीक है भाई, कराची का खाना अच्छा है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही रहता है, क्या डाला, क्या कर दिया। लोग नहीं निकल रहे, नहीं अथॉरिटीज़ काम कर रही, ये तो बहुत ही सबके देखिए सामने है। अगर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हायरिंग पैसों पे होगी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म? राइट मैन फॉर द राइट जॉब। रशिया को कैसे तबाह किया? रशिया को ऐसा किया कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं किया, उन्होंने गलत आदमी को बिठा दिया इंपॉर्टेंट जगह, उसने ऐसा ऐसा सब तबाह कर दिया। कोई उन्होंने बॉम्ब नहीं मारा रशिया पे। तो हमारे साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। और इस सूबे की तो नहीं, आई वुड स्पीक, इस शहर की ओनरशिप, अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें वोट नहीं मिलते, यकीन माने इतना ओपन ग्राउंड है, जो भी पार्टी काम करेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई नया फेस हो, whoever is going to be performing and getting connected with the people, people are going to vote for them. People are so much tired and feel so much hopeless, helpless. और यही एक वजह है कि लोगों की जो बेजारी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो चूंकि काम होता नहीं देख रहे। कम से कम कराची का शहरी तो इसीलिए बेजार है, वो मज़ीद क्या देखे। और हम उमूमन गुफ्तगू करते हैं, बात जब करते हैं, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो काम करेगा वोट उसको मिलेगा। ये एक सीधा सा आइडिया है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे वोट मिलेगा तो मैं काम करूँगा, ये देख रहे हैं हम, और ये हम कई सालों से देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है कम से कम, और ये कराची में तो बहुत खुल खुल के दिखाई दे रहा है सब तरफ। देखिए अच्छी बात ये हो रही है कि अब कराची के बारे में बात हो रही है, कम से कम। और जैसे आपके पॉडकास्ट में मैं भी बात कर रहा हूँ, और मैं मुझे अपने बिजनेसमैन से भी थोड़ी सी शिकायत है। देखिए अगर पॉलिटिकल लोग वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे, तो हम कारोबारी लोग भी रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे। हम कहाँ फैक्ट्रियाँ लगा पा रहे हैं? अब हम जब पूछते हैं तो हम उनके ऊपर डाल देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली महंगी है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। हाउएवर फिर मैं इनसे कहता हूँ कि चलें फिर आए मिल के हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें। भाई अगर इस मुल्क को देना है कुछ, तो खड़े रहना है, भले उसमें तकलीफ भी आएगी। अब हमारी ज़िंदगी में कितने साल रह गए हैं? वैसे तो कल का नहीं पता है, आज का नहीं पता है, 5, 10, 15 साल रह गए होंगे,
लेट अस डिवोट दिस टाइम फॉर दिस सिटी, दिस कंट्री, दिस प्रोविंस. अगर आप समझते हैं कि दे आर नॉट द सोल्यूशन, देन यू कम अप विद द सोल्यूशन. और ये आप कब तक कर पाएंगे? सोल्यूशन तो आपके देखिए- पास है, ये आप इस पोजीशन पर हो कि मैं इसे कर पाऊँ, ये कैसे होगा? मैंने 5 बड़े जो बिजनेसमैन है ना, या 4, उनके पास मैं पर्सनली गया. मैंने कहा कि देखें, वी हैव लिव्ड अ प्राइम, नाउ लेट अस डू समथिंग. तो देखिए, मैं कहता हूँ कारोबारी आदमी ना ज़कात दे रहा है, इंस्टीट्यूशंस चला रहा है, पैसे दे रहा है, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट रेडी टू कम फॉरवर्ड. वो कहते हैं हमारे पास कहाँ टाइम है, हमारे पास अपने इतने में, और फिर हम जब सामने आएंगे हमारे कारोबार को लोग हर्ट करेंगे. सो ये जो फीलिंग है, ये जो सोच है, जिसकी वजह से हम एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ रहे हैं. बट अगर यही करते रहेंगे तो आज कराची वाले तो मेरे ख्याल में बिल्कुल वही हो गए हैं जो पारसी है ना, उनके बच्चे बाहर जाते हैं, बोलते हैं यार मिडिल ईस्ट में रह जाओ, वहाँ से कनाडा चले जाओ, वहाँ से अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ. दे आर नॉट वेलकमिंग द किड्स बैक टू देयर ओन कंट्री, क्योंकि हालात इतने डिफ़िकल्ट हैं. हालात इतने डिफ़िकल्ट हैं. रोज़गार, आज मुझे बताइए कराची वाले को कौन सी गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है? नहीं है. मैं इनको कहता हूँ कि 5 चीज़ों पे हम सब एग्री हो जाएं, पूरे सिंध के लोग. इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड ग्रैबिंग. तीसरा, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. चौथा, वाटर इश्यूज. और पांचवा, जॉब्स ऑन मेरिट. ये 5 फंडामेंटल इश्यूज हैं. अगर हम सब जैसे मैं कहता हूँ सिंध बिजनेस फोरम बना लें, चले नहीं पॉलिटिकल साइड जाते ना, सिंध बिजनेस फोरम बना लें और इस पे तय करें कि भाई ये 5 पे हम गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी, हम कहेंगे ये 5 में हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के दें कैसे मसाइल हल होंगे. और मैं कल एमक्यूएम वालों के साथ भी था, मैं पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी होता हूँ. मैं कहता हूँ कि आप बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट मीसा के मईशत बना लें, आप सिंध में बना लें कि 15, भाई यहाँ तो 3 ही पार्टियाँ हैं ना, यहाँ पर आप एमक्यूएम है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी है, यहाँ पर पीटीआई है, यहाँ पर 1-2 पार्टियाँ और होंगी, ये जमात इस्लामी है और दीगर पार्टियाँ. ये मिलके तय करें कि 10 साल ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सिंध की रहेगी और ये 5 चीज़ों में या 4 चीज़ों में, 6 चीज़ों में बेहतरी तो आ सकती है, बुराई नहीं आएगी, और हम सब मिल के प्रोटेक्ट करेंगे इसको. आप तय करें, कौन रोकता है आपको? पर किसी की प्रायोरिटी कराची हो तो ना, लेकिन सिर्फ तकरीर करना, स्लोगन लगाना तो एक अलग बात है. अगर किसी की प्रायोरिटी कराची है तो ये तजवीज़ तो मेरी बहुत अच्छी है, आ जाएं, सब तय कर लें कि भाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सिंध में ऐसी आएगी 10 सालों में. इस चीज़ों में हम सब कोई नहीं पड़ेगा. 6 डिपार्टमेंट में, 5 डिपार्टमेंट में, 10 डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी पार्टी हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, उसको चलने देगी. और ये बहुत ज़रूरी है, ये इससे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर काम होना. देखिए, इससे तो आपकी, या तो आपकी नीयत पे क्वेश्चन मार्क उठता है, या आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है. वरना तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो टू रीज़न टू इवन थिंक ब्लिंक एन आई. बुलाएं, बोले चले तय करें सिंध के लिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पॉलिसी. कौन मना करेगा? कौन मना करे? क्या फेडरल गवर्नमेंट मना करेगी कि आप प्रोविंस को सीधा नहीं करो? क्या अपोजिशन मना कर सकती है कि प्रोविंस को सीधा नहीं करो? क्या पीपल्स पार्टी मना कर सकती है? देन व्हाई आर दे नॉट सिटिंग? ये है वो जगह जहाँ सेम पेज होना चाहिए एक्चुअली. इसके ऊपर नहीं कर रहे काम, प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए कंसेंसस नहीं आ देखिए, रहा. हमारा जो एक डिवाइड है ना, रूरल और अर्बन, मैं बिल्डिंग कंट्रोल में बिल्डिंगों के नक्शे पास होते हैं, वहाँ जब पैसे मिलते हैं ना, तो कोई अर्बन एंड रूरल डिवाइड नहीं है, सब लेते हैं शेयर. ये तरक्की के काम में हम अर्बन एंड रूरल डिवाइड करते हैं. आ जाएं 5-10 डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स को, आप बैठें, पार्टीज बैठें, यहाँ पर बिजनेसमैन बैठें. आज ये पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू दे ही रहे हैं ना. ये आप आज पाकिस्तान का, सिंध का 97% रेवेन्यू दे ही रहे हैं. ये और देंगे, और देने की कैपेसिटी होगी. आप बिठाएं तो ओनरशिप तो दें. इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मुराद अली शाह साहब को किस बात की देरी है. इनको तो बोलना चाहिए मैं जा रहा हूँ ये एमक्यूएम के दफ्तर, इसमें तो हम एग्री करते हैं, 15 साल की पॉलिसी बनाते हैं, बात खत्म. इस पे तो मतलब हु इज स्टॉपिंग देम?
मसला इसका मतलब आ जाके कम से कम एक आम आदमी तो यही समझे कि प्रायोरिटी नहीं दी तब कराची किया। इज नॉट द प्रायोरिटी। कराची से सिर्फ आपको पैसे चाहिए, चाहे वो टैक्स की मद में हो, चाहे वो अंडर द टेबल हो। बस यही काम रह गया। ये आपकी उम्र तो मेरे से शायद आधी होगी। आपने देखा हुआ क्या है? हुआ क्या है? ऐसे ही करते रहे। नहीं, वी नीड टू स्पीक आउट। जैसे आपके चैनल पे हम बोल रहे हैं, मैं आप दूसरों को भी बुलाएं ना, चैम्बर को बुलाएं, उनसे भी सवाल कीजिए, फेडरेशन से करें। कीजिए, आप एसोसिएशन से कीजिए। देखें, एवरीबडी हैज़ टू पुट देयर शेयर इन दिस। और ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, कभी उनके यहाँ कोई सिस्टम होता है, कभी कोई सिस्टम होता है। ये सिस्टम भी परेशानी का बायस है क्योंकि वो इन एक्चुअल वो वाले काम नहीं कर रहे जो उन्हें करने चाहिए। ऐसा है। देखिए, मैंने तो कहा मुझे देते हैं। अब मुझे ये भी बताना, अगर 1 अरब रुपए कमा रहे हैं ये फीस, मैं 10 अरब रुपए बोलता हूँ मुझसे ले लें, फिर क्यों नहीं दे रहे? फिर क्यों नहीं दे रहे? मतलब इट्स ओपन एंड शट केस। मजीद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कहाँ रह गई? खत्म हो गई ना फिर तो बात। पीपल स्टैंड एक्सपोज्ड आउट। जब उन्होंने ठीक ही नहीं करना। पीपल स्टैंड एक्सपोज्ड आउट। हाँ जी। देखिए, मैं तो यकीन माने इसको ईमानदारी से, अमानत समझ के ये बात करता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कन्वे करूँ। बाकी होना ना होना ये अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह की है, हमारा काम है मेहनत करें। और मैंने आपको 3 सॉल्यूशन दिए। आपने कहा कि मैं आई एम वेरी हैप्पी वो भुट्टो साहब भी, अगर बिलावल साहब भी यहाँ आ जाएँ। कोई भी पीपल्स पार्टी का आदमी इस पे एतराज़ कर ही नहीं सकता। चंद लोग कहते हैं कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, आप उनको नीचे लेके आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप 5 साल का कोर्स या 3 साल का कोर्स जहाज़ का कप्तान भी बनते हैं ना, तो पहले उसको सेकंड कप्तान बनाया जाता है एटलीस्ट और उनको सर्टेन आवर्स फ्लाइंग करवाई जाती है। तो वहाँ मरियम कर रही है, यहाँ आप कर तो लीजिए। एक पॉजिटिव कंपटीशन आएगा ना, पॉजिटिव कंपटीशन आएगा। हम बोलेंगे कौन सा प्रोविंस डेवलपमेंट कर रहा है, कौन सा प्रोविंस इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, कौन सा प्रोविंस बेहतर पॉलिसीज़ दे रहा है, कौन सा प्रोविंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मोर डिजिटलाइज कर रहा है। दुबई कहता है कि 2030 में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होगा, आपका मोबाइल इज़ योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कहीं किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऐसे है। सब चीज़ फ़ोन पे। यहाँ आप कुछ तो करवा के, एक तो मैं आपको अपना प्लॉट देता हूँ और आपको 3 पेयर ऑफ सैंडल्स या शूज़ देता हूँ, आप नक्शा तो पास करवा लें। सब टू टाट बराबर हो जाएगा, नक्शा पास नहीं होगा। नक्शा जूते चप्पल फेल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है और अफसोसनाक है हमें सब। तकलीफ हो रही है। ऑनेस्टली हम वी आर सन्स ऑफ दिस प्रोविंस एंड दिस कंट्री। हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े, यहीं हमने तालीम हासिल की, यहीं के रेस्टोरेंटों में खाना खाया, यहीं जो भी करना वो किया। तो ये हमें तकलीफ हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर हम भी बोलें कि ठीक है, हम भी दूसरी तरफ देखें, तो हमारा जो काम है कंस्ट्रक्शन का, अगर हम अमेरिका में भी काम करें, दुबई में भी काम करें, लंदन में भी काम करें, हमें 100% रिटर्न मिलता है प्रोजेक्ट पे। हमें क्या ज़रूरत है? बट हमारे वालदैन की कब्रें यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं हमें भी यहीं दफन किया जाए, इसलिए हम चाहते हैं ये शहर बेहतर करें। और कितने लोग बाहर जा सकते हैं? ये 26 करोड़ में से कितने लोग बाहर जाएंगे यार? क्यों जाएंगे अपना मुल्क छोड़ के? वहाँ आप 5th ग्रेड सिटीज़न है। आप अमेरिका में जाते हैं तो पहला अमेरिकन है, दूसरा वहाँ यूरोपियन है, तीसरा शायद अरबी होगा, चौथा इंडियन है, 5वें हमें। आप गल्फ़ में चले जाएं तो गल्फ़ में भी आपका चौथा 5वां नंबर है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ वी आर ऑल इक्वल। आप और मैं, हम बराबर आंखों में आंखें मिला के बात कर सकते हैं। और ये ओन करने ही का मसला आ रहा है, सारे का सारा वो करने दिया जाए तो सारे काम हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ आपने पीआईए आप नुकसान कर रही थी ना, आपने प्राइवेटाइज कर दी, नहीं चल रही थी। अब वो आरिफ हबीब साहब हमारे मेंबर हैं आबाद के, वो बोलते पहले साल ही नफ़ा आ जाएगा। क्यों? वो कोई आसमान से तारे तोड़ गए? अगर आपसे नहीं चलता कराची, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, तो आप लॉन्ग टर्म लीज पे दे दें कराची किसी को और उसको कहें कि भाई कराची को भी सीधा कर दो और पाकिस्तान का भी कर्जा उतार दो। 25 साल 50 साल जो भी दुनिया का तरीका है, नहीं तो जॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये महकमों को दे दो। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा। और देखिए, फौरी आप इम्पैक्ट इस आएगा। शहर के लोगों को ओनरशिप देनी पड़ेगी। और मैं इस शहर के वो लोग नहीं कहता हूँ कि जो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग है, मैं वो कहता हूँ इस शहर में जो रहते हैं, बसते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और यहाँ के कब्रिस्तानों में दफन होते हैं, ये सब का राइट है। ये शहर पूरे मुल्क को पाल सकता है
अगर आप यहाँ सिर्फ एक चीज़ अलाउ कर दें कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल, कारोबारी और इस किस्म के लोगों को वेलकम करें, आए बोले काम करें। मैं कहता हूँ हम कराची वाले हैं ना, हम उनको वेलकम करने को तैयार हैं। ये पूरे मुल्क का कर्जा उतार देगा। ये पूरे और बाकी सारा मुल्क खाते रहे, कमाते रहे, तकरीरें करते रहे, हमें काम करने दें। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसको अल्लाह ताला ने 2-3 चीज़ों से नवाजा है। सी पोर्ट है, कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर विंड कॉरिडोर है, 24 घंटे बिजली फ्री बन सकती है, 24 घंटे। यहाँ पर मौसम ऐसा है कि सोलर 12 घंटे या 8 घंटे आपको बिजली फ्री बना के दे सकता है। तो अल्लाह की तरफ से है ना। आप फैक्ट्री लगाएं इस्लामाबाद में, माल तो कराची पोर्ट से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक तरफ की लगेगी, वहाँ माल बन के फिर ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। तो कराची में तो ये खर्चा है ही नहीं। तो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो चाइना भी अपनी रीलोकेट करना चाहता है इंडस्ट्रीज़, तो उनको तो ये सूट करता है। हमारे लोग अपना किबला सीधा कर दें, हमारे लोग 2-5 साल के लिए रोज़ा रख लें कि बस बहुत हो गया, अब हमने इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को बनाना है। यकीन माने बहुत लंबा टाइम नहीं, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आज जिन सॉल्यूशंस की आपने बात की है और जो बिल्कुल दिल ना दुखा मेरा थोड़ा-सा, जो आपने फैक्टर सारे गिनवाए, कब्रिस्तान की बात, वो सारा कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं उनके ऊपर काम, और जब हम अगली बार मिल बैठें तो फिर हम नई उम्मीद के साथ में बात करें और हम आपसे नई प्रोग्रेस के बारे में जानने को हमें मिले। बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत शुक्रिया आपने आई मीडिया को वक़्त दिया। थैंक यू जी।